गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो? ठीक है सर। वेरी गुड बेटा। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? व्हाट इज द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन? वेरी गुड। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? है हाफ होती है, जनरली हाफ होती है। जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उन एटम्स हैं, उनके अंदर क्या ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। क्या ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं? हाँ रिद्धि बेटा, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं? नो सर। कनेश्वरी आप बताओ बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सोनम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। सवाल का जवाब दीजिए। क्या ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं? यस सर। कितने होते हैं? आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कितने होते हैं? सर होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने होते हैं। ऑक्सीजन का मास नंबर है 16 और एटॉमिक नंबर है 8। तो न्यूट्रॉन कितने बने बेटे? 8 होते हैं ना। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमेशा याद रखें, ए एक्स जेड ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हर एक एलिमेंट की, जिसमें ए होता है एटॉमिक मास नंबर। देखो आप बिल्कुल एटॉमिक मास नंबर, जो कि बनता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनसे बनता है। और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके कहाँ पे रहते हैं सुख शांति से? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में। शहर में रहने वाला सिटीजन है ना, तो न्यूक्लियस में रहने वाला न्यूक्लियॉन। कलेक्टिवली दोनों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। Z is atomic number which is equal to number of protons in nucleus। ठीक है, ये समझ में आ गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ए के बराबर होते हैं, खाली प्रोटॉन Z के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर? अगर हमें अब न्यूट्रॉन चाहिए तो कैसे मिलेंगे? A माइनस Z, इससे मिलेंगे। सबको ध्यान रखना है ये। अब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनके मास नंबर तो अलग अलग होते हैं, मगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। व्हाट डू वी कॉल सच एलिमेंट्स whose mass numbers are different but chemical properties are same? All such अलग अलग होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम। ये बहुत ही स्पेशल किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। आइसोटोप आइसोबार 2 होते हैं ना? नहीं, 3 होते हैं। आइसोटोन भी होता है। आइसोटोप भी होता है। तो जिसमें प्रोटॉन सेम होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होता है, मासेस अलग अलग होते हैं, वो होते हैं आइसोटोप। जिसमें मासेस सेम होते हैं, These are called isotopes। सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। ऐसे तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम की भी प्रॉपर्टी नहीं, पर उसके मासेस भी तो नहीं, वैसे बोल रहा हूँ। ऐसे लिथियम सोडियम और पोटेशियम की भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो उन्हें तो हम ऐसे ही जाते हैं। ये क्या बात है? सवाल समझ में आया तेरे को? आइसोटोप एक ही एलिमेंट को नहीं, आपने बोला डिफरेंट मास नंबर के होने चाहिए ऐसे एलिमेंट्स। हाँ, सुन तो ले पूरा ढंग से। एलिमेंट्स जिनका डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट है, मगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी सेम। हाँ, तो मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा, एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट में से ही जनरेट होता है। ठीक है, ऑल सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होता है? अब बता रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है, तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, मगर मास नंबर डिफरेंट होगा। तो आइसोटोप की प्रॉपर्टी क्या हो गया? सेम
एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, इसका सबसे सुंदर एग्जांपल क्या हो सकता है? क्लोरीन वाला और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, 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 1 1 1 1 2 3, उसे क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम, ड्यूटीरियम। और इसको ट्रिटियम, ट्रीटियम। ट्रीटियम is highly unstable, therefore don't exist in nature. So therefore tritium is mostly artificially produced in labs. ठीक है, अब ये सारे 111 इनके एटॉमिक नंबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूटीरियम में कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, क्योंकि दो हैं तो यहाँ पे 3 है, तो 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक है, यदि इसमें एक प्रोटॉन और जबरदस्ती घुसेड़ दिया जाए न्यूक्लियस में तो क्या बन जाएगा? ये हीलियम बन जाएगा। ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ये स्टेबल होता है। ये चीज समझ में आ गई? हाँ बेटा, आइसोटोप के बारे में पूछा जाए तो ये बातें बतानी है और ये एग्जांपल आप इजीली दे सकते हैं। आइसोबार्स क्या मतलब है? बार से क्या मतलब है? वजन। वजन वजन सेम है, मीन्स एटॉमिक मास नंबर सेम। एटॉमिक मास नंबर सेम। कैल्शियम का वो मास नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर सेम है मगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट करते हैं। सर इसमें कैल्शियम का वो आएगा एग्जाम्पल? मास नंबर 48 है। अगर आपको पता है उसके बारे में तो बता सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आइसोबार में ट्रिटियम और उसका हीलियम का एग्जांपल दे सकते हैं आप। 3H1 3He2, ये इजी एग्जांपल्स हैं जो आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव वन मोर टाइप कॉल्ड आइसोटोन्स। आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है गोल्ड। गोल्ड का कौन सा यूज किया था हमने? 19779 AU। ठीक है, और इसका पड़ोसी कौन है? Hg 80 198। इससे आगे इसमें भी एक नंबर आगे चला गया, इसमें भी एक नंबर आगे चला गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 118 इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 118 is the number of neutrons. So when number of neutrons in the nucleus are same, but atomic number and mass number both differ, then such species are called isotones. ठीक है, तो क्वेश्चन आता है what is the difference between isotopes and isobars, isobar and isotone? या सिंपल आता है what are isotones? ठीक है, explain with the example. ठीक है, तो ये चीजें आपको उसमें बतानी। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन्स सेम, इसका डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 118, इसका डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 118। ऐसा देखने में आया है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। एवरेज एटॉमिक मास तो एवरेज एटॉमिक मास 35.5 आता है। तो ये 0.5 का क्या हिसाब किताब? 34 होता है ना, तो उनका एवरेज ले लिया उसने। एवरेज लिए, तो आइसोटोप्स होता है एवरेज लिए। हाँ समझाओ, बताओ, ट्राई करो एक्सप्लेन करने के लिए। नहीं, सॉरी नहीं, 2 आइसोटोप होते हैं, करेक्ट है। 2 आइसोटोप्स होते हैं, वो अलग-अलग परसेंटेज में डिस्कस करता है। 35 वाला ज्यादा परसेंटेज में डिस्कस करता है, इसलिए वो उससे क्लोज है, और 37 वाला कम परसेंटेज में करता है। समवट ऐसे होता था, परसेंटेज इनटू वन आइसोटोप प्लस उसकी दूसरे की परसेंटेज इनटू सेकंड आइसोटोप अपॉन ऐसे करके कुछ अपॉन एवरेज हाँ ऐसे कुछ करके ना ठीक है। एवरेज निकालते थे, और वो दोनों का सही कह रहे हो आप। ये कौन से वाली एवरेज है?
इस एवरेज को क्या कहते हैं, जो ऐसे निकाली जाती है, जैसा कि अभी मैंने बताया. दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज. व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट in the form of isotopes, then average mass may be in fraction. तो जो एवरेज मास है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, जैसे 0.5 आर. क्लोरीन के जो मासेस हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? देयर आर टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन. वन इज 34.98 and other is 36.98. क्या हुआ? तो 35 कर सकता है. इसकी अबंडेंस कितनी है? इसकी अबंडेंस है 75.4% और इसकी अबंडेंस कितनी है? 24.6%. If I call it M1, if I call it M2, I call it percent P1, percent P2, and so on. Then the weighted average of mass of the element will be given by m bar is equal to sigma pi mi upon sigma pi. तो सिग्मा pi जो होगा, क्योंकि परसेंटेज में दिस विल ऑलवेज एड अप टू 100 और अगर फ्रैक्शन में लोगे दिस विल ऑलवेज एड अप टू 1. ठीक है, जैसे 75.4% को आप अपॉन 100 करके यूज करेंगे तो 0.754 यूज होगा. इन दैट केस दिस विल बी 1. और अगर आप 75.4 डायरेक्टली यूज कर रहे हो तो फिर ये 100 हो. ये चीज समझ में आई? सो यू विल गेट एवरेज मास बाय सिग्मा पी आई एम आई. ठीक है, कितना होगा ये फिर? इस केस में कितना होगा? 34.98 मल्टीप्लाइड बाय 75.4 प्लस 36.98 into 24.6 whole divided by 100 gives you 35.47 in terms of atomic mass unit, which is taken approximately as 35.5. तो अगर किसी एलिमेंट का आपको डाटा दिया गया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका एवरेज मास कितना आता है, ठीक है, so this is how you have to evaluate. ठीक है, ये वो चीजें हैं जो बातें बता रहा हूँ जिन पे न्यूमेरिकल्स फॉर्म हो सकते हैं. आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन. आइंस्टाइन ने बहुत फेमस इक्वेशन दिया था, E is equal to mc square. What this m is equal to? मास. मगर किसका मास? एनर्जी का मास. एनर्जी का मास. एनर्जी का मास हो सकता है? हाँ बेटा, नहीं हो सकता ना, मगर होता है. सच्चाई ये होता है, इसलिए इसको इक्विवेलेंट मास कहते हैं. इक्विवेलेंट मास. एंड c इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट मास. वो मास जो अब एनर्जी में परिवर्तित हो चुका है, वो मास जो एनर्जी में परिवर्तित हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है और उसकी पूरी की एनर्जी बन चुकी है. ठीक है, देन दिस मास इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास. ठीक है, तो देयर इज अ मास एनर्जी रिलेशन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. एनर्जी से मास बनता है, मास से एनर्जी बनती है. मास से एनर्जी बनते तो सबने देख लिया, एनर्जी से मास बनता किसी ने नहीं देखा. तो जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ साल पहले, उसका पर्पज यही था कि एनर्जी से मास कैसे बन सकता है या कैसे बनता है, उसको देखने की कोशिश की गई. उसमें लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो जर्मनी में एक्सपेरिमेंट किया गया था अंडरग्राउंड, जिसमें दो बीम्स को आपस में कोलाइड कराया गया था. इतनी जोर से कोलाइड कराया गया था, वो सारा का सारा मास में, सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था उसमें. और उस एनर्जी कन्वर्शन में ही जो एनर्जी भी बनी थी और एनर्जी से मास भी बना होगा, तो वो किस प्रकार से हुआ होगा उस बारे में वो रिसर्च थी सारी. ठीक है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, जब पूरा यूनिवर्स नहीं था तब क्या था?
जब यूनिवर्स नहीं था, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है ना आपने? बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है, पता है थोड़ा बहुत उसके बारे में, ठीक है? उस बिग बैंग से पहले क्या था? सब जगह एनर्जी एनर्जी थी, द एनर्जी वाज स्प्रेड इन एंटायर स्पेस, ठीक है? फिर कहीं कुछ हुआ, वो क्या हुआ वो ही देखने की कोशिश की गई थी। वो एनर्जी से मास बना, क्या बना? एनर्जी से मास बना, ठीक है? जब एनर्जी से मास बनने लगा तो सब जगह एनर्जी से मास बनने लगा, ठीक है? पार्टिकल्स बनने लगे, इलेक्ट्रॉन बनने लगे, ठीक है? पॉजिट्रॉन बनने लगे, अलग अलग पार्टिकल्स बनने लगे। अब पार्टिकल बनने लगे तो ये मास एक्वायर कर गए, ठीक है? फिर इन मासेस के अंदर आपस में ग्रेविटी आ गई, ग्रेविटी एग्जिस्ट कर गई, ग्रेविटी के आने की वजह से सारे पार्टिकल एक दूसरे के पास आने लगे, ठीक है? पास आने लग गए, ठीक है? तो मास की बल्क बॉडीज बनने लग गई। जो एनर्जी अंदर थी, ठीक है, वो और कंप्रेस होने लग गई, एनर्जी को निकलने को जगह नहीं मिली, क्योंकि बाहर से जब कंप्रेशन शुरू हुआ, ठीक है, और उस प्रोसेस में अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा एक्सीड कर गई कि वो बिग बैंग उसकी वजह से हुआ, ठीक है? और उसके बाद फिर ये यूनिवर्स शुरू हुआ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? तो ये एनर्जी और मास में इक्विवेलेंस होता है, ठीक है? और ये बखूबी आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है? थोड़ा सा उस पर प्रकाश हम यहाँ पे डालेंगे क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, ठीक है? अब बहुत एलिमेंट्री सा सवाल है कि अगर 1 ग्राम मास को पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो कितनी एनर्जी बनकर आएगी? 1 ग्राम मास, कितनी बात कर रहे हैं? 1 ग्राम मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो कितनी एनर्जी बनेगी, ठीक है? नाउ मास इज 1 ग्राम, तो कितने किलोग्राम? कितने किलोग्राम? 10 की पावर -3 किलोग्राम, ये हमारा ऐसा यूनिट आ गया। तो E इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होल स्क्वायर एनर्जी है, क्या होगा? जूल। कितना हुआ बेटा ये? 9 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल। सर एक डाउट है यहाँ पे। हाँ सर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि मतलब जब भी मास स्पीड ऑफ लाइट से मतलब उससे ट्रैवल करने लगता है तो फिर मास इंफिनिटी बढ़ जाता है। हाँ, रिलेटिविस्टिक मास। सर ये क्या है कि क्या? आप एनर्जी ना दे तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे थे? यू आर जस्ट नॉट लिसनिंग टू मी। तुम लो नहीं सुन रहे ना? क्या हमने क्या बोला है? एनर्जी की बात है। क्या मास को स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ाया है हमने? नहीं। क्या करें? मास को डिस्ट्रॉय करके एनर्जी में कन्वर्ट किया। हाँ तो उसके पास तब भी इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। किसके पास? मास के पास थोड़ी है, मास तो खत्म हो गया, सारी एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, मास है ही नहीं, इसलिए उसको इक्विवेलेंट मास बोला गया। या तो उतनी एनर्जी ले लो या इतना मास ले लो, इक्विवेलेंट मास। जब मास पूरा का पूरा एनिहिलेट हो जाता है, खत्म हो जाता है और एनर्जी का रूप इख्तियार कर लेता है, तब ये चीज इक्वेशन काम करती है। This mass is totally converted into energy. How much energy will it liberate? It will liberate energy equal to mc square. That is equal to this much. Now, how much this energy is equal to in million electron volts? इसको अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करता है तो कितनी एनर्जी होगी? किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1/2 नहीं बेटा, सर -13 क्यों? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और मिलियन होता है 10 की पावर 6। -19 + 6 आपको -13 देता है, ठीक है? अब ये देखिए आप, 9 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो गया? 26। और ये इसको 15 से लगभग डिवाइड करेंगे तो कितना होता है? 15 6 90, 5 पॉइंट समथिंग आएगा ये। 10 की पावर 26, 1 ग्राम अकेला कितनी सारी एनर्जी रिलीज कर पा रहे? मास व्हेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द एनर्जी इज क्वाइट अ लॉट। ये चीज समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन आप करें, व्हेन 1 यूनिट ऑफ मास इज टोटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, हाउ मच एनर्जी विल इट रिलीज? 1 यूनिट ऑफ मास कितना होता है? कल लिखा तो था
1.66 1 यूनिट ऑफ मास, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ठीक है, पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो कितनी सारी एनर्जी वो रिलीज करेगा। E is equal to 1.660539 into 10 to the power minus 27 into 3 into 10 to the power 8 square divided by मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 into 10 to the power minus 13 million electron volt. So this is 1.660539 into 9 into ये कितना हो गया 16 माइनस करो इसमें से तो -11 plus 13 whole upon 1.6. 9.3 into 10 So this will come 931.5 million electron volt. अब इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको, एक स्टैंडर्ड है 1 यूनिट ऑफ मास is equivalent to 931.5 million electron volt of energy. 1 unit of mass is equal to 931.5 million electron volt of energy. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब कोई डाउट है इसमें? ठीक है, so this is equivalent mass which is getting converted into energy. If this much energy is there, then अगर इसको वापस मास में कन्वर्ट करेंगे so 1 unit of mass you should get. ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, अब हम जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पोर्शन में जिसमें इस चीज को हम यूज करेंगे और किस प्रकार से चीजें एग्जिस्टेंस में आई है वो समझने की जरूरत है। तो सबसे एलिमेंट्री मास हमारे पास कौन से अवेलेबल है जो स्टेबल स्टेट में है? दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं? हीलियम। हीलियम हीलियम मिलके क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? तो ऐसे बनता चला जाता है, ऐसे चीजें बनती चली जाती हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो ड्यूटेरियम बनता है, ड्यूटेरियम पे फिर हाइड्रोजन जुड़ता है तो ट्रिटियम बनता है, ट्रिटियम में फिर हाइड्रोजन जुड़ता है तो वापस 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं और एक हीलियम बन जाता है। तो जब इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो क्या हो रहा है? न्यूक्लियस चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यूक्लियस चेंज हो रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियस को चेंज करने के लिए ये जो रिएक्शंस इस प्रकार से होते हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। जब न्यूक्लियस जुड़ते हैं, ठीक है, तो आपस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। जब दो मासेस जुड़ के आपस में एक स्टेबलर कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो वो अपनी कुछ एनर्जी रिलीज कर देते हैं। आपको पता है कोई भी चीज, एनीथिंग, वो ज्यादा स्टेबल तब होती है जब वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में होती है। जब उसकी खुद की एनर्जी, खुद के पास जो एनर्जी है वो मिनिमम होती है, तब वो अपने आप को ज्यादा स्टेबल महसूस करती है। ठीक है, तो इसलिए हर चीज इस नेचर के अंदर अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहती है ताकि वो ज्यादा स्टेबलर स्टेट की तरफ चली जाए। इस प्रकार से मटेरियल जुड़ के हमारा एक ऑक्सीजन एटम बन गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन एटम बना, इसका क्या मतलब है? उस ऑक्सीजन एटम में क्या क्या चीजें आ गई हैं? ऑक्सीजन एटम को बनने के लिए क्या क्या चाहिए? 8 प्रोटॉन चाहिए, 8 न्यूट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं ऑक्सीजन के अंदर, उसमें क्या क्या चीज है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन का जो हमारे पास एक स्टेबल मास है, उसको यदि हम 8 से गुणा कर दें, न्यूट्रॉन अकेले का जो मास है उसको भी हम 8 से गुणा कर दें और फिर उसको टोटल कर लें, तो हमें ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ? मास ऑफ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट्स इज 1.00727 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। Mass of neutron is 1.00866 atomic mass unit, and mass of electron
is equal to 0.00055 atomic mass unit. In terms of atomic mass unit, these are the masses of proton, of neutron and electron. ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन का टोटल हमें मास निकालना है, ऑक्सीजन का एटम का टोटल मास निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन, हमें क्या करना पड़ेगा, 8 टाइम्स Me प्लस 8 टाइम्स Mp प्लस 8 टाइम्स Mn, ये मिलेगा। अगर हम इनके सामने इलेक्ट्रॉन्स के मास को इग्नोर कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स Mp प्लस Mn, तो ये करीब आता है 16.12744 एटॉमिक मास यूनिट। बट जब हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ से ऑक्सीजन का मास मेजर करते हैं तो उससे जो ऑक्सीजन का मास हमें मिलता है, ठीक है, एक्चुअल मास, दैट कम्स आउट टू बी 15.99493 एटॉमिक मास यूनिट याद करना पड़ेगी। है। ये डाटा दिया होगा आपको यूज करना आना चाहिए, आपको ये डाटा दिया होगा तो 8 से गुणा करके जमा करना आना चाहिए, तो ये इस प्रकार से दिया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर हम न्यूक्लियॉन्स को इंडिविजुअली गैदर करके जोड़ें तो मास इतना आता है, मगर वो जब ऑलरेडी बाउंड फॉर्म में ऑक्सीजन का मास को हम डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं तो वो इतना आता है, तो मास में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है ना मास में। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन में डिफेक्ट है, ऑक्सीजन में डिफेक्ट है। कैसा डिफेक्ट है, मास में डिफेक्ट है। कहाँ, किस में डिफेक्ट है, so this difference of mass is called mass defect. क्या कहलाता है, difference of mass, this delta m is called mass defect. अब ये mass defect क्यों है, ये mass defect क्यों है, जब ऑक्सीजन बन रहा था, न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के पास आ रहे थे, ठीक है, तो वो अपने आप को ज्यादा स्टेबलर स्टेट में ले जा रहे थे। जब वो अपने आप को ज्यादा स्टेबलर स्टेट में ले जा रहे थे तो वो वहां से अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे थे। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी दे वर लूजिंग देयर मास। इन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग देयर एनर्जी दे वर लूजिंग देयर मास, मीन्स दिस मास डिफेक्ट, difference of these two masses, is released in the form of energy during this binding process. जब न्यूक्लियस बन रहा था, न्यूक्लियस बाइंड हो रहा था, तो वहां से एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो इनका जो न्यूक्लियस का मास है वो कुछ एनर्जी में कन्वर्ट होके बाहर जा रहा था। ये बात समझ में आई? ठीक है, मीन्स दिस मास has been released in the form of energy. ठीक है, तो अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं, अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा एम, जो कि कितना है 0.13691 एटॉमिक मास यूनिट। जब एक यूनिट मास पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था तब कितनी एनर्जी निकल रही थी, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही थी। अब पूरा मास नहीं है, उस मास का एक फ्रैक्शन निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 0.13691 यूनिट मास निकल रहा है। तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, फिर आपको इसको 931.5 से सिंपल मल्टीप्लाई, ठीक है। देयरफॉर एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑक्सीजन न्यूक्लियस, ऑक्सीजन न्यूक्लियस के बनाने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी हुई, 0.13691 into 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि कितना आता है, दिस कम्स आउट टू बी 127.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो ऑक्सीजन के बनने में 127.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो गई, वो स्टेबल हो गया। ठीक है, अब हम अपनी दादागिरी दिखाते हैं।
न्यूक्लियस में वापस 127.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गुजर देते हैं, क्या होगा? न्यूक्लियॉन्स के पास कोई चारा ही नहीं बचेगा, सबको अलग अलग जाना पड़ेगा। तो उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी डालनी पड़ेगी? 127.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डालनी पड़ेगी वापस। इसका मतलब क्या हुआ? उस न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी है? 127.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात समझ आई? हर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है, हर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है। ये समझ में आया? और लिखिए आगे, दिस एनर्जी बीइंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस of oxygen, this energy being the binding energy of oxygen nucleus is represented by EB. क्या लिखा मैंने? EB is equal to 127.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दें, सारे काम हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक स्केल पे जो एनर्जी का सुटेबल यूनिट है वो है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो 10 की पावर कुछ लिखते रहोगे आप इसके साथ। हाँ, वो बात अलग है, कन्वर्शन वगैरह कुछ करना है, जूल में चाहिए आपको, ऐसे यूनिट में ले जाना है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10⁻13 से। ठीक है, दिस पॉइंट क्लियर? द EB स्टैंड्स फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। किस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन की। इसी प्रकार से हर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है। छोटा न्यूक्लियस तो कम बाइंडिंग एनर्जी, बड़ा न्यूक्लियस तो बड़ी बाइंडिंग एनर्जी, छोटा न्यूक्लियस तो छोटी बाइंडिंग एनर्जी, बड़ा न्यूक्लियस तो बड़ी बाइंडिंग एनर्जी। तो इसका हम लाभ कैसे उठाएं, या इससे हम क्या लाभ प्राप्त करें? ठीक है, तो इसको समझने के लिए, ठीक है, हम EB को यूज नहीं करते। किसको यूज करते हैं? EBn को यूज करते हैं। EBn is defined as the binding energy per nucleon। इसका मतलब क्या हो गया? 127.5 को हम जब 16 से डिवाइड करेंगे तो एक न्यूक्लियन को ऑक्सीजन में बाइंड होने के लिए ऑन एन एवरेज कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ी? दैट इज अराउंड 7.97 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास पर न्यूक्लियन एनर्जी रिलीज होगी। तो जो बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन की जाती है न्यूक्लियस के पॉइंट से, ठीक है, वो हमेशा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस होती है। दूसरा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, इसके बड़े लाभ हैं। ठीक है, गुलाबानी की बात हम अगली क्लास में करेंगे। दूसरा आपने क्या बताया? नहीं, वो पहला था। दूसरा यह था कि EBn की फॉर्म में हम स्टेट करते हैं। इसका जो एवरेज जो यूनिट हम यूज करते हैं वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूज करते हैं, और दूसरा हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इट विल हैव इट्स ओन एडवांटेजेस। अब ये यूजेबल स्टेटमेंट, इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किसको यूज करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ बेटा, आज के लिए इतना ही। इसमें से कुछ पूछना है किसी को तो बताएं मेरे को।